पर बच्चों एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए कौन सी कहानी लेकर आई हूँ, जीने का अंदाज। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले इस कहानी के शब्द। आपको बच्चों पता है जैसे कि हम हर बार करते हैं, पहले कहानी पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, शब्दार्थ को जानते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है आपका अंदाज। अंदाज आप पहले से ही जानते हैं जिसका अर्थ है तरीका। तुर्की, तुर्की शब्द आपने कहानी में जाना है, शायद आप पहले से नहीं जानते होंगे, आपने कहानी पढ़ने के बाद इस शब्द को जाना होगा। ये तितली का नाम था। घायल, घायल शब्द आप पहले से ही जानते हैं बच्चों, जिसका अर्थ होता है जख्मी या किसी के शरीर पर कहीं पर भी कोई घाव होना, जख्म का होना। घाव, घाव शब्द भी आप पहले से ही जानते हैं, जख्म। मरहम पट्टी, मरहम पट्टी कब करते हैं बच्चों, इस शब्द को भी आप पहले से ही जानते हैं। जब किसी के शरीर पर कोई चोट लग जाती है, जख्म हो जाता है, तो तब हम वहाँ क्या करते हैं, दवा लगाते हैं। तो हम या फिर आप कह सकते हैं कि इलाज करना या फिर पट्टी करना। दर्द, दर्द शब्द भी आप पहले से ही जानते होंगे, जिसका अर्थ होता है पीड़ा की भावना, उसको थोड़ा पीड़ा अनुभव होना। खुश, खुश शब्द अच्छी तरह से जानते हैं बच्चों, खुश का अनुभव होना या फिर संतुष्ट होना। जब आपको कोई छोटी सी भी एक टॉफ़ी दे देता तो आप बहुत खुश हो जाते हो ना। मंडराना शब्द बच्चों आप पहले से ही जानते हैं, जिसका अर्थ होता है किसी भी चीज़ के इर्द गिर्द मंडराना या फिर घूमना। सिर्फ, सिर्फ शब्द भी आप बच्चों पहले से ही जानते हैं, जिसका अर्थ होता है केवल या फिर थोड़ा सा, या फिर कह देते हैं हम, जैसे आम भाषा में हम कह देते हैं इतना सा। इठलाना, इठलाना शब्द बच्चों आप पहले से ही जानते हैं, जिसका अर्थ होता है इतराना या फिर नाज नखरे दिखाना। चलिए बच्चे, अब हमने इन शब्दों के अर्थ जान लिए हैं, तो अब हमें कहानी पढ़ने में थोड़ी सी आसानी होगी। चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कहानी पढ़ेंगे, उसके बाद हम इस कहानी का अभ्यास कार्य भी करेंगे। तो जीने का अंदाज कहानी बच्चों 108 पेज पर। इसके लेखक का नाम पूजा गौड़। क्या नाम है इस लेखक का, पूजा गौड़। तो चलिए बच्चे, हम लेखक पूजा गौड़ की कहानी में ऐसा क्या लिखा है कि जीने का अंदाज नाम रखा है, चलिए हम ये कहानी पढ़कर ही समझ पाएंगे। तो चलिए आप मेरे साथ कहानी पढ़िए। जीने का अंदाज। तुर्की तितली फूलों से रस लेने जा रही थी। रास्ते में उसे एक घायल मधुमक्खी दिखाई दी। मधुमक्खी कर रही थी। तुर्की उसे अपने घर ले गई। उसने मधुमक्खी के घाव पर मरहम पट्टी कर दी। कुछ देर बाद मधुमक्खी का दर्द कम हो गया। तुर्की ने उसे कुछ फूल लाकर दिए। फूलों का रस चूसकर मधुमक्खी ठीक हो गई। उसने तुर्की का धन्यवाद किया। उस दिन से दोनों साथ ही फूलों का रस चूसने जाने लगी। तुर्की हमेशा खुश रहती और मस्त होकर फूलों पर मंडराती रहती। मधुमक्खी उसके जीने के इस अंदाज से बहुत खुश हुई। एक दिन उसने तुर्की से पूछा, जानती हो तुम्हारा जीवन सिर्फ 7 दिन का ही है। तुर्की हंसते हुए बोली, हाँ मुझे पता है। मधुमक्खी ने हैरत से पूछा, तब भी तुम इतना खुश कैसे रहती हो? तुर्की मुस्कुराते हुए बोली, यह मेरे जीने का अंदाज है। ऐसा कहकर वह इटलाते हुए आसमान में उड़ गई। मधुमक्खी भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे उड़ने लगी। बच्चों, हमें लेखक पूजा गौड़ द्वारा लिखी गई कहानी जीने के अंदाज से यही सीखने के लिए मिलता है कि तितली का जीवन 7 दिन का होता है, उसे पता होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वह कितना खुश रहती है। तो हमें भी तुर्की की तरह ही रहना चाहिए। अपने जीवन में जो भी हमें मिला है उसे हमें संतुष्टि के साथ स्वीकार करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास ये नहीं है या वो नहीं है। हमें अपने कार्य में आगे निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। तो चलिए बच्चे, अब हम इस कहानी का अभ्यास कार्य शुरू। नंबर 1, मधुमक्खी क्यों कर रही थी? क्यों कर रही थी बच्चों? आपने कहानी में पढ़ा ना, उसको दर्द हो रहा था क्योंकि उसके शरीर पर क्या था, एक घाव था, जख्म था। तो चलिए देखिए हम उत्तर किस तरीके से लिखते हैं। मधुमक्खी इसलिए कर रही थी क्योंकि वह घायल थी। उसके शरीर पर घाव था जिसके कारण उसे दर्द हो रहा था। दर्द हो रहा था ना, इसीलिए वो क्या कर रही थी, कर रहा यानी कि वो थोड़ा सा चीख रही थी। चलिए बच्चे, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, मधुमक्खी तितली के जीने के अंदाज से खुश क्यों थी? क्यों खुश थी भाई? चलिए हम पूछते हैं, भाई तुर्की इतनी खुश क्यों थी? पूछे तुर्की से, कहानी तो पढ़ी है आपने।
पूछ लिया ना हमने कहानी में। चलिए हम शुरू करते हैं उत्तर। मधुमक्खी तितली के जीने के अंदाज से बहुत ही प्रभावित थी, क्योंकि तितली को यह पता था कि उसका जीवन काल केवल 7 दिन का ही है। फिर भी तितली मस्त होकर खुशी से घूमती थी। वह आशावादी थी। आशावादी थी ना, वह निराशावादी तो थी नहीं, वह संतुष्ट रहने वाली आशावादी थी। तभी तो वो बहुत खुश रहती थी। अगर तितली की जगह कोई और होता तो वो क्या कहता कि भगवान ने मुझे कितना कम जीवन दिया, मुझे काश और जीवन मिलता, मुझे ये मिलता, मुझे वो मिलता। सब अपनी शिकायतें करते हैं, लेकिन तितली को कोई शिकायत नहीं थी। बच्चों, अगर आप तितली की जगह होते तो क्या आप भी खुश रहते? बताइए। इसका जवाब मुझे आप कमेंट में जरूर दीजिए। प्रश्न नंबर 3, आपने कितने कीट पतंगे देखे हैं, उनकी सूची बनाइए। देखिए बच्चे, मक्खी और तितली क्या थी? कीट पतंगे थे। तो ऐसे ही कितने कीट पतंगे हैं जिनको आप जानते हैं, उनके नाम यहाँ पर आपको लिखने हैं। कड़ी, चींटी है, मच्छर है, मक्खी है, कान खजूरा, कॉकरोच, तितली, टिड्डी और क्या है? जुगनू। जुगनू आपने देखा है बच्चों? जुगनू जो होता है रात को जगमगाता है, देखा है ना आपने जुगनू? देखा होगा। तकरीबन सभी बच्चों ने ये सारे कीट पतंगे देखे होंगे। इनमें से शायद ही ऐसा होगा कि जो आप बच्चों नहीं जानते होंगे और आपने नहीं देखे होंगे। तो चलिए बच्चे, आपको कीट पतंगों के कुछ नाम और आपको अगर याद हैं तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं है कि आप मैंने जो लिख के दिए हैं आप वही लिखिए, आप अपने भी नाम इसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए बच्चे, प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़। प्रश्न नंबर 4, क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो हमेशा खुश रहता है? अगर हाँ तो उसके बारे में लिखिए। तो बच्चों, इस प्रश्न में आपको यही लिखना है कि आपने अगर कोई खुश रहने वाला इंसान देखा है अपने आसपास, आपके घर में हो, आपके पड़ोस में हो, आपके स्कूल में हो, कहीं पे भी, लेकिन आपके आसपास होना चाहिए। होता है ना आपके घर में भी, आपके अड़ोस पड़ोस में आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं बहुत आशावादी होते हैं, बहुत संतुष्ट रहने वाले होते हैं, जो हमें भी यही सिखाते हैं कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। देखिए, मैंने लिखा है कि हाँ भाई, मेरे आसपास कौन इंसान है? भाई मेरे दादाजी हैं। उनकी उम्र कितनी है? 99 वर्ष है। वो 100 वर्ष के होने वाले हैं, देखिए हो गई है, परंतु फिर भी वह अपना दैनिक कार्य स्वयं करते हैं। इस स्थिति में भी दुखी नहीं होते। वह स्वयं ही नहाना धोना जैसे कार्य करते हैं, हमें भी अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं। तो देखिए बच्चे, मेरे दादाजी कितने आशावादी हैं। वो 99 वर्ष के होने के बावजूद भी अपना कार्य खुद करते हैं। वो ये नहीं कहते कि भगवान मेरे को उठा ले, भगवान मेरे को इतनी तकलीफ़ दी है। वो हमेशा खुश रहते हैं और भगवान का शुक्रिया करते हैं। तो चलिए बच्चे, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। क्या आपने कभी अपने किसी दोस्त की मदद की है? उसके बारे में लिखिए। बच्चों, आपका अगर ऐसा कोई दोस्त है जिसकी आपने कभी भी जीवन में मदद की है तो वही चीज़ आपको यहाँ इस प्रश्न में लिखनी है। देखिए बच्चों, आपको प्रश्न नंबर 5 में क्या करना है कि आपका अगर कोई दोस्त है, आपने कभी भी उसकी थोड़ी सी भी मदद की है तो आपको इस उत्तर में वही लिखना है। तो चलिए देखिए मैंने कैसे लिखा है। हाँ, मैंने अपने करण दोस्त की मदद की है। मेरे दोस्त का क्या नाम है? करण है। मैंने उसकी मदद की है। एक दिन वह खेलते हुए गिर गया। ये शब्द बच्चों यहाँ पर खेलते हुए है। खेलते हुए गिर गया, जिसके कारण उसके पैर में चोट लग गई। तब मैं उसे अपने साथ अपने घर लेकर गया तथा वहाँ पर उसकी मरहम पट्टी की और उसे खाना खिलाकर उसके घर छोड़कर आया। तो देखिए बच्चे, ऐसे ही आपने कभी ना कभी किसी दोस्त की मदद की होगी। हो सकता है कुछ बच्चों ने अपने दोस्त की होमवर्क करके मदद की हो सकता है किसी बच्चे के पास पेन नहीं है तो पेन दे देते हैं, पेंसिल दे देते हैं ना, छोटी छोटी सी मदद आप करते हैं। तो ऐसे बच्चों हमें एक दूसरे की मदद करनी भी चाहिए। तो ये कहानी बहुत अच्छी लगी बच्चों मुझे तो, और इस कहानी के प्रश्नोत्तर आपको आशा करती हूँ कि अच्छी तरह से समझ में। आप इस कहानी को अपने घर में छोटे भाई बहन, अगर आपके दादा दादी मम्मी पापा, उनको भी ज़रूर सुनाना। और इस कहानी का जो मोरल है, जो हमें इस कहानी के ज़रिए मोरल एजुकेशन मिली है, यानी कि जो शिक्षा मिली है, उस शिक्षा को भी आप बच्चों, अपने दोस्तों में, अपने भाई बहनों में ज़रूर बताना। क्योंकि जीने का यही अंदाज होता है कि हमें जो मिला है उसमें ही हमें खुश रहना
चाहिए। चलिए बच्चे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं बच्चों फिर से एक नई कहानी में। थैंक यू बच्चों।